Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today, we are going to start our remaining portion of chapter यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैसे जो फ्रांस है, ठीक है, वो लुई 16वां के अत्याचारों से आजाद होता है, ठीक है। 1789 में क्रांति होती है और लुई 16वां को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद फ्रांस के अंदर राजतंत्र की समाप्ति हुई और जनता तंत्र शुरू हुआ, ठीक है। और 1799 के बाद फिर से जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो जनरल बना किसका, फ्रांस का, ठीक है। और उसने जो जनता तंत्र है उसको खत्म कर दिया फिर से, ठीक है। मोनार्ची आ गई, ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति के अधीन सब कुछ सारा तंत्र था वो आ गया, ठीक है। और वो कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। उसके बाद उसने यूरोप के अलग अलग जो साम्राज्य थे, ठीक है, उनके उनके कुछ हिस्से, कुछ शहरों को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद उसका जो पतन हुआ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि देखो ये एक फिगर है, रायनलैंड का डाकिया लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है, ठीक है। जो लाइप्सिंग है, लाइप्सिंग एक जगह का नाम है, ठीक है। इसके युद्ध में, इस जगह पर युद्ध में जो आपका ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हार गया था, ठीक है। देखो यहाँ लिख रखा है, यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वह अब वह हार चुका है, ठीक है। कि ये जो है, ये जो डाकिया दिखाया गया है ये नेपोलियन बोनापार्ट है और इसके झोले से जो चिट्ठियां गिर रही हैं वो चिट्ठियां वे स्थानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं जिनको उसने पहले जीता था, लेकिन अब लाइप्सिंग की लड़ाई में हारकर उन स्थानों को वो हार चुका है और अब वापस फ्रांस को लौट रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया गया है। आगे रीड करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ऊपर दिखाया था, ये देखिए, ये देखो, अब आप देखोगे आज जो नक्शा है, ठीक है, मानचित्र है यूरोप का, ऐसा पहले नहीं था। ये देखो यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य दर्शा रखा है, दिखा रखा है, लेकिन आज के समय कोई ओटोमन साम्राज्य का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर तुर्की ने स्थान ले लिया है इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया है, तुर्की बन गया है, ठीक है। और ये आपका जो सिसिली जो दिखा रखा है, सिसिलियों का राजतंत्र, अब ये क्या है, मिला के पूरा लघु राज्य और ये सिसिली, ठीक है। और जो सार्डिनिया है ये सब कुछ मिलाकर क्या बन गया है, इटली बन गया है, ठीक है। यानी कि अब जो, अब देखोगे आप, ये है ओवर ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था, अब ये इसका हिस्सा नहीं है। अब देखो ये पर्शिया है, ठीक है, पर्शिया अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और ये अब स्विट्जरलैंड है यहाँ आपका। तो मतलब यहाँ पर ये दिखा रखा है कि जो 18वीं सदी के जो मध्य का जो नक्शा है, आज का जो नक्शा यूरोप का मेल नहीं खाता। उस समय क्या था, देश नहीं थे, राष्ट्र नहीं थे, ठीक है। वहाँ क्या थे उस समय, साम्राज्य था, ठीक है, अलग अलग मोनार्कियों का, ठीक है, राजतंत्र था वहां पर। आगे देखो, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तब वे राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, ठीक है, कैंटन्स के अंदर बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, ठीक है। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, ठीक है। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर धारणा अभी नहीं उपजी थी किस चीज की, राष्ट्रवाद की, ठीक है, साझेपन की। आगे है, अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे, ठीक है। अब अलग अलग भाषाएं थी उनकी, यानी कि उनके अंदर अलगाव था, अभी उनके विचार मेल नहीं खाते थे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था, ठीक है। अब जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहां पर किसका राज था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग समूहों से जोड़कर बना हुआ था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेन्टेलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग ने जर्मन भाषा बोलने वाले
ज्यादा थे। ठीक है, तो इस मैप में देखिए आप, ये हैब्सबर्ग मोनार्की का जो क्षेत्र है, यानी कि जो हैब्सबर्ग का जो साम्राज्य है, इसके अधीन है बहुत सारे जो आज के दिन अलग अलग देश हैं। ठीक है, इस जो साम्राज्य से निकल के बाहर निकले हैं। ठीक है, वो कौन से देश है, जैसे हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है। ठीक है, और पोलैंड का कुछ हिस्सा भी इसके अधीन आता है, और यूक्रेन का कुछ हिस्सा भी हैब्सबर्ग के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो रीति रिवाजों के जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे, शामिल थे। ठीक है, इस मोनार्ची के अंदर। ठीक है, यानी कि उनके अंदर क्या नहीं था, साझेपन की भावना नहीं थी, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज थे वो अलग थे। ठीक है, उनकी जो बोली थी वो अलग थी, एक जैसी नहीं थी। जैसे देखो आप यहाँ पर देखोगे, हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। ठीक है, इसके अंदर कौन से आते थे, जो लंबार्डी और वेनेशिया हैं। ठीक है, जहाँ पर इतालवी भाषा बोली जाती थी वो भी थे। ठीक है, और मैंने बता दिया टिरोल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया जैसे भी थे, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। ठीक है, हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि बहुभाषी ये मोनार्ची था, साम्राज्य था। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। ठीक है, पोलिश यानी कि जो पोलैंड के जो निवासी हैं आज के दिन, ठीक है, उनको पोलिश बोला जाता है। ठीक है, पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसविलिया में रहने वाले लोग राउमन यानी कि जो रोमन साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ठीक है, यानी कि अब इतना फर्क है इनके अंदर, इनकी भाषाओं के अंदर इतना फर्क है, इनके जो रीति रिवाज है, ठीक है, इनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है, सब कुछ तो अलग अलग है इनके अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि इतना जो फर्क आ गया, तो अब राजनीतिक एकता इतने समुदायों के बीच नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके विचार विमर्श एक दूसरे से नहीं होते हैं। ठीक है, इतने विचार उनके मिलते नहीं है। ठीक है, तो अब राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला ये इतना फर्क था। ठीक है, यानी कि अब राजनीतिक एकता को बढ़ावा इतने जो उतार चढ़ाव या फिर इन दोनों जितने भी यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके बीच में, ठीक है, काफी क्या था, अंतर था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, कि अब इन समूहों को जो आपस में बांध के रखते थे, जो चीज थी वो थी सम्राट। ठीक है, सम्राट सम्राट के प्रति सभी की निष्ठा। ठीक है, अब है राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया था आपको। ये देखो कुछ यहाँ पर दिखाया है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। ठीक है, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। 1814-15 में जो मैंने बताया था आपको ऊपर, फिर फिगर में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, नेपोलियन का पतन हो गया, वियना शांति संधि हुई। ठीक है, 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, आर्थिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान। ठीक है, इस फ्रांस क्रांति को आप 1789 वाली फ्रांस की क्रांति से रिलेट मत करना, ये दूसरी क्रांति। ठीक है, इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे उसके अधीन आ गए थे। अब 1859 से 70 में इटली का एकीकरण हुआ, क्योंकि इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। मैंने बताया था अभी लघु राज्य है 2 सिसिलियों में। ठीक है, और आगे जर्मनी का एकीकरण 66 से 71 में, और फिर है हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। ठीक है, स्लाव जो हैब्सबर्ग का और जो ऑटोमन साम्राज्य है उसके अंदर। अब आगे देखो, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ठीक है, यानी जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीन का मालिक था वो कौन था, कुलीन वर्ग। ठीक है, इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। ठीक है, वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ठीक है, कुलीन यानी कि तो सबसे उच्च वर्ग होता था। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में
जुड़े होते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, यानी कि बहुत ही कम लोग थे। ठीक है, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। ठीक है, यूरोप में जो अधिकांश लोग थे वो कृषक थे, खेती करने वाले थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन केवल किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। ठीक है, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी कि भूमि पर जो नौकर रखे होते थे वो खेती करते थे। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम मतलब किसका पश्चिम? यूरोप का पश्चिम, यानी कि यूरोप के पश्चिम में जो जमीन किराए पर होती थी, ठीक है, और छोटे जो काश्तकार होते थे वो खेती करते थे, जबकि पूर्व यानी कि पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में जो भूमि है विशाल जागीरों में बटी होती थी, जिस पर जो भूमि के जो नौकर होते थे, भूमि पर खेती करने के लिए जो नौकर रखे जाते थे वो खेती करते थे। ठीक है, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। वाणिज्यिक वर्ग कौन से? जो क्या करते हैं? जो व्यापार करते हैं। ठीक है, यानी कि व्यापारी लोग। ठीक है, ठीक है, उनका वर्ग है उसका क्या हुआ? उदय हुआ। आगे है जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। जो जिनका जो अस्तित्व है किसका? वाणिज्यिक वर्ग का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो किस पर टिका था कि बाजार में उत्पादन कितना हो रहा है या फिर बाजार के लिए उत्पादन कितना दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। ठीक है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। ठीक है, सेवा क्षेत्र मतलब कि जो जो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, ठीक है, सरकार के अधीन। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। ठीक है, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, यानी कि जो कुलीन लोग थे उनके जो विशेष अधिकार थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। उसके बाद जो शिक्षित और उदारवादी, ठीक है, यानी कि दूसरों के प्रति दयाभाव या फिर दूसरों का जो भला चाहने वाले जो मध्य वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उनके बीच में जो राष्ट्रीय एकता है वो विचार प्रकट होने लगे। अब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। ठीक है, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित, जिसका अर्थ है आजाद। ठीक है, नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, सहमति यानी कि पूरी प्रजा की सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद जो उदारवाद था किसका प्रतीक बन गया था कि जो निरंकुश शासक थे, ठीक है, उदारवाद का मतलब मैंने अभी बताया ना, आजाद। ठीक है, कि जो निरंकुश शासक थे और जो पादरी वर्ग कुलीन वर्ग में ही आता था। ठीक है, इनके विशेष अधिकार होते थे, ये सभी वर्गों के लोगों से ऊपर होते थे। ठीक है, तो जो उदारवाद था उस फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही ऐसे लोगों के जो विशेष अधिकार हैं उसकी समाप्ति की ओर इशारा करता था। ठीक है, या फिर मांग करता था, और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, यानी कि हर एक देश का संविधान हो और जो संसद का जो प्रतिनिधि है, ठीक है, वो जनता के जनता द्वारा मनोनीत हो। ठीक है, इस चीज का वो पक्ष लेता था। कौन? उदारवाद। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी कि जो 19वीं सदी के जो उदारवादी थे वो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी कि जो किसी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी कुछ निजी संपत्ति थी और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में थी, ठीक है, वो निजी संपत्ति के, बड़ी संपत्ति के स्वामी थे। ठीक है, तो यानी कि ये भी अनिवार्य कर देना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है उनकी जो स्वामित्व है इतने बड़े भूभाग पर या इतनी बड़ी संपत्ति पर वो भी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और
वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। कि आपको याद होना चाहिए, तो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी जो प्रजातंत्र था, ठीक है, यानी कि जब फ्रांस आजाद हो गया था लुई 16वां से, ठीक है, उसके बाद जो प्रजातंत्र आया था, तो राजनीतिक प्रयोग जो पहला हुआ था वो यही था कि जो मत देने का अधिकार और चुने जाने का जो अधिकार है केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, यानी जिनके पास संपत्ति थी बड़ी, ठीक है, उन लोगों को ही मत देने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, ठीक है, आजाद होने के बाद भी, ठीक है। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन थोड़े ही समय के लिए जब जैकोबिन शासन था, ठीक है, तो वहां पर जो वयस्क पुरुष थे उनको भी मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई। जब नेपोलियन ने संहिता लगाई दोबारा से, तो जो सीमित मताधिकार यानी कि वोट गिरने का जो अधिकार है वो दोबारा से सीमित कर दिया गया, ठीक है। और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उनके पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। अब जो महिलाओं को क्या कैसा दर्जा दे दिया? आवश्यक, ठीक है। और उनको किन के अधीन कर दिया? उनके पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया, ठीक है। उनकी ही वोट यानी कि उनका ही जो मत है वो मान्य होगा। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अब जो महिलाएं हैं और जो ऐसे पुरुष हैं जो जिनके पास संपत्ति नहीं है, उन्होंने अपने लिए मांग रखी कि हमें भी राजनीतिक अधिकारों में बराबरी दी जाए, ठीक है। किन के बराबरी दी जाए? जो संपत्ति के मालिक थे उनके बराबर, ठीक है। और इसी का विरोध करते हुए उन्होंने आंदोलन भी चलाए। अब है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, ठीक है। अब तक हो रही थी बात राजनीतिक क्षेत्र की, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद है वो क्या उसका क्या मतलब था, ठीक है। अब है आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ। आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद है यानी कि जो आजादी है वो क्या है कि बाजारों की मुक्ति, यानी कि बाजारों को खोल देना चाहिए देश विदेश के लिए, ठीक है। कि यहाँ पर कोई चीज लाई जाए या फिर यहाँ से कोई चीज बाहर जाए, उसके ऊपर कोई भी टैक्स या फिर कर ना लगाए जाए, ठीक है। जो इन चीजों के ऊपर यानी कि बाजार के ऊपर वस्तुओं के ऊपर या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आयात निर्यात है, उसके ऊपर जो राज्य का नियंत्रण था उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी, ठीक है। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना, यानी कि जो नेपोलियन ने प्रशासन किया था, ठीक है, यानी कि जो प्रशासनिक कदम बढ़ाए थे अपने, ठीक है, उनमें से जो छोटे छोटे प्रदेश थे 39 राज्यों ने एक महासंघ बनाया, एक साथ इकट्ठे हुए। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी, ठीक है, यानी कि 39 के राज्यों की हर एक की अपनी एक अलग मुद्रा थी, ठीक है, और अपनी ही अलग मापने और नापने की क्या थी? प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कि 1833 में क्या था कि जो हैम्बर्ग से अगर कोई अपना सामान दूसरे शहर न्यूरेमबर्ग में लेके जाता था, एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यहाँ पर उसको क्या सीमा शुल्क देना पड़ता था अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, ठीक है। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था, यानी कि अपने सामान की अगर कीमत 100 रुपये है तो उसको 5 रुपये देने पड़ते थे, ठीक है। यानी अगर उसे 11 नाकों से गुजरना है तो उसको 55 रुपये सीमा शुल्क देना पड़ता। शुल्क अक्सर वस्तुओं या का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था, ठीक है। पहले उस जिस प्रणाली में वो सामान लेके आया जिस देश से, उस देश की प्रणाली में सामान मापते थे। अब उस देश की प्रणाली में मापने के बाद जिस स्थान पर वो जा रहा है उस देश में या फिर उस क्षेत्र की जो मापतोल की प्रणाली है उसमें क्या मापते थे उस सामान को, ठीक है। ऐसे करने में थोड़ा सा समय लग जाता था। मसलन कपड़े को मापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। मान लीजिए कि जो कपड़े को मापने का जो पैमाना था वो एल था, ठीक है। और एल की लंबाई एक जगह पर कितनी मानी जाती थी और दूसरी जगह पर कितनी मानी जाती थी, यानी कि एक स्थान पर एल की लंबाई लंबी हो जाती थी, एक स्थान पर एल की लंबाई छोटी हो जाती थी, ठीक है। यानी कि ये सबका अपना अपना पैमाना था। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो
54.7 सेंटीमीटर मिलता, ठीक है। मेज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। यानी कि एल की जो मानक थे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग थे, ठीक है। ये मेज है और ये जो न्यूरेमबर्ग है, ठीक है, फ्राइबर्ग है, ये क्या है, शहरों के नाम है, यूरोप के शहरों के नाम है। नई वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। यानी कि जो नया वाणिज्यिक वर्ग था, यानी कि जो व्यापारी लोग थे, वो ऐसी परिस्थितियां चाहते थे, ठीक है, जहां पर क्या हो, जो आर्थिक विनिमय है, यानी कि वस्तुओं को आदान प्रदान करने की जो जो सुविधा है, ठीक है, और जो विकास है, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये जो चीजें हैं यहाँ पर जो बताई थी, ये बाधक साबित हो रही थी, ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ऐसे में वो चाहते थे कि सभी जितने भी क्षेत्र हैं, ये आसपास का जितना क्षेत्र है, ये एकीकृत हो जाए, ठीक है, आर्थिक रूप से ये एकीकृत हो जाए, एक हो जाए, ठीक है, ताकि जो लोग वस्तुओं को ले जाते हैं, पूंजी का जो आवागमन इधर से उधर होता है, वो बाधा रहित हो जाए, सुविधाजनक हो जाए, ठीक है। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जलवराइन स्थापित किया गया। यानी कि 1834 में जो प्रशा एक क्षेत्र था, ठीक है, उसने एक संघ बनाया, ठीक है, कई क्षेत्रों को मिला करके, ठीक है, जिसका नाम था जोलवेरेन, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए, ठीक है। प्रशा के अंदर जो अधिकांश जो जर्मन राज्य थे वो शामिल हो गए इस संघ के अंदर। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 के ऊपर थी, ठीक है। अब मुद्रा सिर्फ और सिर्फ 2 है। पहले मुद्रा किसी देश की अलग मुद्रा होती थी, जैसे आज के दिन क्या है, भारत की रुपया है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है, और बांग्लादेश की टका है, ठीक है, अमेरिका की आपके जो डॉलर है, ठीक है। जैसे अलग अलग जो मुद्रा है, पहले सिर्फ यूरोप के इन छोटे से क्षेत्र में ही 30 के करीब मुद्राएं चलती थी, ठीक है। अब उन मुद्राओं की जो संख्या है सिर्फ 2 ही कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। अब रेलवे का जो जाल है वो बिछा जा चुका था, ठीक है, गतिशीलता आ गई थी, ठीक है। अब रेलवे के जाल के सहारे जो आपके जो आर्थिक हित हैं, ठीक है, उनका एकीकरण होने लगा, ठीक है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा आसानी से एक दूसरे से मेल जोल कर सकते थे, ठीक है, और अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो सहायक है ये बना। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। यानी कि उस समय जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं पनप रही थी, ठीक है, उन राष्ट्रवादी भावनाओं को किसने मजबूत बना दिया, आर्थिक राष्ट्रवाद ने, क्योंकि अब लोगों के बीच में आर्थिक राष्ट्रवाद हो गया था। मैंने अभी बताया ना, अभी जोलवेरिन बन गया था, यानी कि ये तो एक आर्थिक राष्ट्रवाद हो गया था। सारे सभी क्या चाहते थे कि एक ही प्रणाली हो, ठीक है, लोगों के बीच में क्या ना हो, ना अवरोध ना हो, ठीक है, बाधा रहित हो बाजार, ठीक है, ये हो गया आपका आर्थिक राष्ट्रवाद, ठीक है। अब इसी आर्थिक राष्ट्रवाद ने पूरी जो राष्ट्रवादी भावना है, ठीक है, उसको क्या किया, एक मजबूत सहारा दिया, ठीक है। अब जैसे लोग सोच रहे थे कि अब जैसे जो आपका आर्थिक राष्ट्रवाद था, यानी कि आर्थिक रूप से हम एक होना चाहते हैं, ठीक है, कोई बाधा ना हो, तब लोगों के अंदर जो राजनीतिक रूप से एक होना चाहते थे, उस भावना को इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने सपोर्ट किया, सहारा दिया। अब आगे है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, ठीक है। अब 1815 तक जो नेपोलियन था वो हार चुका था, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, 14 में वो हार गया था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब जो यूरोपीय सरकारें थी, ठीक है, जो राज्य थे, उनके अंदर क्या हो गया, रूढ़िवाद की भावना आने लगी। रूढ़िवादी क्या मानते थे कि जो राज्य और जो समाज के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं, ठीक है, पहले से जो संस्थाएं बनाई गई हैं, राजतंत्र है जैसे, ठीक है, चर्च बनाया गया है, और जो समाज की ऊंच नीच है और संपत्ति है, परिवार है, उनको बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो ये ऊंच नीच है समाज में रहनी ही चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। फिर भी जो रूढ़िवादी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अब क्रांति, ठीक है, जैसे 1889 में हुई थी, उससे पहले का समय नहीं चाहते थे वो, क्योंकि पहले भी तो यही था, समाज में ऊंच नीच थी, संपत्ति थी, ठीक है,
लेकिन फिर भी वो ये तो चाहते थे कि समाज में ऊंच नीच हो, संपत्ति हो, परिवार हो, ठीक है, राजतंत्र हो, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि 1789 वाला दौर दोबारा आए। ठीक है, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। कौन? आधुनिकीकरण। ठीक है, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, सामंत मैंने बताया था कौन, और भूदासताओं की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। ठीक है, अब आगे देखो, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी, ठीक है, ये आप जो राज्य हैं ये आप मैप में खोल के देख सकते हैं कि यूरोप में इनकी अवस्थिति कहाँ पर थी। जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वीना में मिले। ठीक है, कि जो अभी जितने भी थे ना, मैंने बताया ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इस जितने भी देश थे, ठीक है, जितने भी राज्य थे, ये सारे मिले और मिलकर इन्होंने किसको हराया था? फ्रांस के नेपोलियन को हराया था। अब इन देशों के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, वो इकट्ठा होकर कहाँ मिले? वीना में। वीना ऑस्ट्रिया में, फिलहाल जो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है। ठीक है, वियना वियना एक शहर है। ठीक है, उस वियना में मिले ये इनके प्रतिनिधि। इस सम्मेलन में की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया के अंदर ही है ना वियना, ठीक है, तो अब जो इसकी जो मेजबानी है, यानी कि वो कौन थे मेजबान? चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी कि इसका जो मेन जो रीजन था इस वियना संधि का, वो रीजन था कि जितने भी बदलाव किए हैं नेपोलियन ने युद्धों के दौरान, उनको खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया, क्योंकि अब जो बोर्बो वंश था, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसको हटा दिया गया था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया, मतलब कि दोबारा से सत्ता में ला दिया गया। और फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। अब जो फ्रांस ने कब्जा कर रखा था जिन क्षेत्रों पर, वो दोबारा से छीन लिया गया। ठीक है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस है वो विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया। ठीक है, किसके उत्तर में? फ्रांस के उत्तर में, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिंडमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, यानी कि जो इटली है वो उस टाइम पर उसका एकीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, उत्तरी इटली का जो नियंत्रण उसको सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, जिसको मैंने बताया था, जो आर्थिक राष्ट्रीयकरण में या फिर एकीकरण में काफी सहायक था, उसे बरकरार रखा गया। ठीक है, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य इन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो नेपोलियन ने जितने भी क्षेत्र जीते थे, इन राज्यों ने मिलकर आपस में बांट लिए। ठीक है, और बांट कर जो पुराने राजतंत्र थे उनको बहाल कर दिया गया, दोबारा से उनको सत्ता में ला दिया गया। ठीक है, लेकिन उसके द्वारा किया गया एक 39 राज्यों का जो संघ बनाया था उसने, ठीक है, आर्थिक राष्ट्रीयकरण के लिए, ठीक है, वो अब भी ऐसा का ऐसा रखा गया, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की। अब आगे है, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। ठीक है, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, और उन्होंने इन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। यानी कि निरंकुश थी, यानी कि अत्याचारी थे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इनकी वो आलोचना करता है या फिर असहमति किसी बात से दर्शाता था, वो उस चीज को दबाना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, और जो लोग इनकी जो सरकारें हैं उनको उसकी वैधता पर, ठीक है, सवाल उठाती थी, उनको भी वो दबा देते थे। ज्यादातर जो सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। अब इन्होंने सेंसरशिप लगाई, जैसे आजकल जो फिल्मों में नहीं लगाते
कि अच्छे सीनों को, जो खराब सीन होते हैं फिल्मों के अंदर, उनको काट देता है, सेंसरशिप लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन सरकारों ने क्या कर दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था, जिससे क्या था, जो अखबार होते थे, किताब होते थे, नाटक और जो गीत होते थे, उनमें जो बातें होती थी, ठीक है, जिनसे पता चले कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है, उससे जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के जो विचार झलकते हैं, ठीक है, तो उनको बैन कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, ठीक है। ठीक है, वहां पर सेंसरशिप लगाई गई, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो फ्रांसीसी क्रांति की जो बातें थी, ठीक है, अब भी जो उदारवादी लोग थे उनको प्रेरित कर रही थी, जो आजादी चाहते थे उन लोगों को प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी, यानी कि जो रूढ़िवादी जो नई व्यवस्था बन गई थी, ठीक है, दोबारा से 1800 के बाद, मैंने बताया जब नेपोलियन हार गया था, तो जो जितने जो पर्सा था, ऑस्ट्रिया था, और आपका जो इंग्लैंड था, ठीक है, ब्रिटेन था, उसने मिलके क्या कर लिया था, सारे जो पुराने जो साम्राज्य थे, ठीक है, साम्राज्यों के जो वंश थे उनको बहाल कर दिया था, नई रूढ़िवादी व्यवस्था बन गई, ठीक है। अब उन रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे, ठीक है, कौन थे आलोचक, उदारवादी जो आजादी चाहते थे, ठीक है, उन्होंने क्या एक मुख्य मुद्दा क्या उठाया, प्रेस की आजादी, यानी कि लिखने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो कुछ फिगर ऐसा ही दिखा रखा है यहाँ पर। अब जो आगे का जो है पोर्शन वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वीडियो क्लास उसमें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।